नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, हमने कल भी आपसे चर्चा की थी कि डोनाल्ड ट्रंप रात भर सो नहीं पा रहे होंगे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ पाकिस्तान में आसिम मुनीर सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भारत दुनिया के ताकतवर नेताओं में से एक व्लादिमीर पुतिन आ चुके हैं। कल प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, सारा प्रोटोकॉल तोड़ते हुए स्वागत किया। प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचे एयरपोर्ट पर। आप सबने इसकी तस्वीर देख ली है। बाकी आप सैटेलाइट मीडिया पर देख रहे हैं, पल पल की जानकारी आपको मिल रही है। एक बात को लेकर थोड़ी मुझे निराशा हुई कि कल प्रधानमंत्री और पुतिन जिस गाड़ी में बैठे थे वो टोयोटा का फॉर्च्यूनर था। अब पता नहीं टोयोटा का फॉर्च्यूनर, अब ऐसे मौके पर कभी कभी कई लोगों ने मुझे व्यंग में भेजा कि कोई बिल्डर माफिया घुस गया है क्या प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय में, जो टोयोटा फॉर्च्यूनर लेकर के पहुंच गया। जनरली लोग लिमोजिन पे चलते हैं, या आपके पास जो हाई एंड बीएमडब्ल्यू गाड़ियां हैं या मर्सिडीज हैं या और भी कोई सुरक्षित गाड़ियां हो सकती थी। टोयोटा फॉर्च्यूनर कोई खराब गाड़ी नहीं है, लेकिन व्यंग में लोगों ने कहा कि साहब इस फॉर्च्यूनर गाड़ी पर क्यों बैठे, और वो भी एकदम से चिपका चिपका सा लग रहा था, अजीब तरह का। उस गाड़ी की जो बनावट थी वो भी थोड़ी सी उतनी अच्छी प्रतीत नहीं हुई जितनी की लग रही थी। हालांकि जब आप लैंडस्केप मोड में देखेंगे उसको तो लग तो रही थी बड़ी, लेकिन कुछ लोगों को निराशा हुई तो उन लोगों ने व्यंग में कहा कि प्रधानमंत्री जी के साथ कौन उनके सलाहकार हैं जो ये फॉर्च्यूनर टाइप की गाड़ी में पुतिन जी को बिठा लिया। खैर, अब इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की निगाह होगी, वो देखेंगे, ध्यान देंगे कि किस गाड़ी में बैठना चाहिए, किस गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। ये तो अलग विषय है। लेकिन हमने जो आपको बताया कि मौलाना मुनीर की नींद खराब है और डोनाल्ड ट्रंप की नींद खराब है, उस पर चर्चा करेंगे। पुतिन क्या खाना खाए हैं, कल उनका प्राइवेट डिनर कैसा हुआ है, संजीव कपूर ने शायद उनके लिए खाना डिश तैयार किया था। ये सब आप टेलीविजन मीडिया के माध्यम से हर पल की जानकारी आपको मिल रही है। कुछ टेलीविजन चैनल्स ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किए हैं पुतिन साहब के, वो भी आपको देखने को मिला होगा। उस सब पर आपकी नजर है, आप उसको एंजॉय करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। रूस की संसद ड्यूमा ने रेलॉस डिफेंस पैक्ट को मंजूरी दे दी। अब ये रेलॉस डिफेंस पैक्ट क्या है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, रेलॉस। अब ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स तो लिखा हुआ है सामने से, लेकिन ये रेलॉस डिफेंस पैक्ट है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स जो है वो डिफेंस के मामले में है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स इन अदर सेक्टर्स वो जो है वो तो अभी नहीं है, लेकिन रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स फॉर डिफेंस है। ये रेलॉस डिफेंस पैक्ट दुनिया की नींद हराम करने के लिए काफी है, और इसी पर आपको फोकस बनाए रखना है। इसी पर पूरी दुनिया की नजर थी और इसी पर ट्रंप ये सोच नहीं पा रहे हैं कि इस पर रिएक्शन दें तो दें क्या, कैसे दें। क्यों? क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में ल्यूमा के नाम से पहले ही एक एग्रीमेंट हुआ पड़ा है, जिसमें जो रेलॉस का काम है वही कुछ भारत और अमेरिका का भी काम था, वो ओपन था, और उस वक्त रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर। अब ये बात लेकिन आई गई हो गई। भारत और अमेरिका के बीच इसी प्रकार का एग्रीमेंट हुआ था, और उस वक्त जो रक्षा मंत्री थे वो थे मनोहर पर्रिकर जी, और बहुत ओपन ये डील हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। रिश्ते बड़े अच्छे थे उस वक्त। लेकिन अब उसी प्रकार का समझौता रेलॉस रसिया के साथ भारत ने फाइनल कर लिया, और इस समझौते को आपको समझना बहुत जरूरी है। यह समझौता है क्या? इस समझौता से आखिर में नींद उड़ी कैसे, और खास तौर से पाकिस्तान की नींद उड़ी कैसे, आईएसआई की परखचे कैसे उड़ गए, उनके सारे ऑपरेटिव्स जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में काम कर रहे हैं और मालदीव में काम कर रहे हैं, भारत को जो घेरने की तैयारी है अपने बड़े आका सीआईए के तरफ से, वो सब के सब ध्वस्त हो गए और ध्वस्त हो जाएंगे आने वाले दिनों में। रेसिप्रोकल
एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स का महत्व क्या है और ये है क्या। भारत में अब रूस की सेनाएं रह सकती हैं और भारत की सेनाएं रूस में रह सकती हैं। समझिए बात आप। हम्म। भारत की सेना रूस में, रूस की सेना भारत में। रूस के जितने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसका प्रयोग भारत भी कर सकती है और भारत का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी रूस कर सकती है। और रूस के जो एयरपोर्ट्स हैं, डिफेंस एयरपोर्ट, उस पर भारत के हवाई जो जेट, फाइटर जेट हैं, वो भी लैंड कर सकता है, वो भी वहां पर फ्यूल ले सकता है, वो भी ईंधन की आपूर्ति कर सकता है और रूस के फाइटर जेट भी भारत के डिफेंस एयरपोर्ट पर या एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है और ईंधन प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, दोनों सैन्य अभ्यास कर सकते हैं, दोनों की ट्रेनिंग चल सकती है, टाइम बॉन्ड तरीके से चलेगी, एक दूसरे के साथ मिलकर के चलेगी और दोनों अपने इंफॉर्मेशन को भी शेयर करते रहेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कहां पर कैसे कैसे मूवमेंट चल रहा है। मित्रों, अफगानिस्तान के दूसरी तरफ जो कजाकिस्तान में एक एयरबेस हुआ करता था, जिसका रिन्यूअल होना था, वो अयान एयरबेस था। अयान एयरबेस का जब रिन्यूअल भारत के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था जब नहीं हुआ, तो बहुत निराशा हुई थी कि ये देखिए रसिया को ये सब कुछ करना था लेकिन रसिया ने उसको रिन्यूअल नहीं किया। लेकिन आज जो एग्रीमेंट रिन्यूअल हुआ है, वो एग्रीमेंट पूरी दुनिया की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इसीलिए मैंने कल भी आपको कहा था कि पुतिन की भारत यात्रा नींद उड़ा देगी, बेचैन कर देगी पुतिन की भारत यात्रा। और पुतिन और मोदी के बीच की जो केमिस्ट्री है, उस पर एक टेलीविजन चैनल वालों ने एक बार जब पूछा था मोदी से कि आपकी पुतिन से केमिस्ट्री क्या है, उन्होंने कहा कि साहब मैं यहां से 9 घंटे की यात्रा के बाद रूस पहुंचा था और रूस में जब मैंने लैंड किया तो लैंड करते ही मेरे पास संदेश आया कि पुतिन साहब प्राइवेट डिनर पर आपको आमंत्रित कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि साहब ये तो हमारे आइटिनरी में शामिल नहीं था कि हमें प्राइवेट डिनर पर पुतिन जी के साथ जाना है। कहा कि साहब ये तो जाना पड़ेगा। तो 9:30-10 बजे के आसपास ये प्राइवेट डिनर पर गए मोदी पुतिन के साथ। और फिर उन्होंने कहा कि 50 मिनट की शेड्यूल थी प्राइवेट डिनर, लेकिन साहब मैं 4 बजे सुबह में लौट करके अपने होटल पहुंचा। ये है केमिस्ट्री मोदी और पुतिन की। और ये ऑन रिकॉर्ड मोदी जी कह रहे हैं कि ये बातों बातों में कब 4 बज गए पता ही नहीं चला और वो एक प्राइवेट डिनर के लिए गए थे। और फिर दूसरे दिन जो शेड्यूल था वो फिर उस तरीके से थोड़ा बहुत डिले हुआ, अपने टाइम पर ही चला, लेकिन हम 4 बजे तक बातें करते रहे। तो मोदी और पुतिन की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी है। अब पुतिन के साथ जो कल प्राइवेट डिनर हुआ है, वो सब जानकारी आपको मालूम है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो बात नहीं मालूम है वो मैं बताना चाह रहा हूं। तो ये जो रेलॉस है, इसमें न सिर्फ सैन्य के एक्सचेंज की बात है, सैन्य फोर्सों के एक्सचेंज की बात है, बल्कि दो महत्वपूर्ण डील बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। एक तो M57 जेट, फाइटर जेट, और दूसरा S-400 और S-500। अब ये S-400 क्या है और S-500 क्या है? S-400 का इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है S-500। S-400 क्या था साहब? S-400 वो सिस्टम है जिस सिस्टम से दुश्मन के फाइटर जेट को सैकड़ों किलोमीटर पहले ही आइडेंटिफाई करके उसे हवा में ही खत्म कर देना। और इसी S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में कमाल दिखाया था मित्रों। और रशिया ने अपनी टेक्नोलॉजी साबित कर दी कि S-400 की जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो डिपेंडेबल है। दुश्मन के विमानों को ट्रैक करके हवा में ही ध्वस्त करने की जो तकनीक है वो पूरी तरह से फुल प्रूफ है। और इसका मुजाहिरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को हो गया और पाकिस्तान को भी हो गया, अमेरिका को भी हो गया। भारत का जो प्रेसिजन स्ट्राइक था वो स्ट्राइक करके वापस आया
फाइटर जेट, लेकिन पाकिस्तान ने जो रेसिप्रोकल अटैक किया था, उनके सारे फाइटर जेट को S-400 के सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया इन द एयर और टारगेट को हिट किया और उन्हें क्रैश कर दिया। यह है S-400। अब उसका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन S-500 है। इसके बारे में भी समझौता होगा। और अभी जो आप देख रहे थे रफाल 35 अमेरिका का, अब यहां पर M57 की बात हो रही है। बहुत ही एडवांस फाइटर जेट है, एडवांस फाइटर जेट। अब कल परसों, बल्कि परसों पुतिन के भारत पहुंचने के पहले वहां के एक जो प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत में जाकर के मार्केटिंग कर रहे हैं, फर्जी मार्केटिंग कर रहे हैं। उनका लब्बुलवाब ये था। और वो बिना अमेरिका का नाम लिए हुए थर्ड पार्टी वो कह रहे थे, बिना अमेरिका का नाम लिए हुए अमेरिका की तरफ इशारा कर रहे थे कि कुछ देश भारत को एक प्रकार से ठग रहे हैं या उनको गलत चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं और मार्केटिंग करके अपना माल बेचना चाहते हैं और उससे भारत के ऊपर आर्थिक दबाव बनाना चाहते हैं। इस दबाव में भारत नहीं आएगा। भारत एक सोवरेन कंट्री है, संप्रभु देश है, और भारत संप्रभु देश होने के नाते किसी के दबाव में नहीं आएगा। और इस दबाव से निकालने के लिए रसिया एक भाई के रूप में भारत के साथ खड़ा है। डिफेंस के मामले में तो बिग ब्रदर है, बाकी मामले में भारत बिग ब्रदर है। तो डिफेंस के मामले में रसिया बिग ब्रदर है और रसिया भारत के साथ खड़ा है। भारत को डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कल आपको बताया था रूबल और टका के बारे में, रुपए के बारे में। रूबल और रुपए दोनों आपस में कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर सकते हैं, जहां पर डॉलर का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, डॉलर के प्रेजेंस की कोई बात नहीं हो। इस पर भी भारत और रूस निगोशिएशन को आगे बढ़ा रहा है। ट्रेड डील भी हो रहे हैं। अभी तेल को लेकर के उतनी बात सामने नहीं आई है, लेकिन आ जाएगी। लेकिन जो डिफेंस डील है, उसको रेलॉस को जो ड्यूमा ने, रशियन संसद ने जो पास किया है, इससे पूरी दुनिया की निगाहें भौचक्क रह गई है। और यह अपेक्षा थी, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब को यह अपेक्षा थी कि पुतिन भारत जा रहे हैं, कुछ ना कुछ खेल करेंगे। अब पुतिन की भारत यात्रा से सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान ही सदमे में नहीं है साहब, सदमे में एक बड़ा गैंग है। और वो गैंग कौन है? वो गैंग है यूरोपियन कॉन्टिनेंट। यूरोपियन जो हैं वो सदमे में हैं। वहां फ्रांस सदमे में है, वहां जर्मनी सदमे में है, इंग्लैंड इधर सदमे में है। इन तीनों ने गुल खिला दिया। क्या गुल खिलाया साहब? बड़ा इंटरेस्टिंग गुल है। जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के एम्बेसडर महोदय ने भारत के एक अखबार में, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और आज मीडिया के बंधुओं के लिए बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी खबर आपके लिए, एक पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है, वो भी मैं बता रहा हूं आपको। रसिया, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के एम्बेसडर ने भारत के एक टॉप सबसे बड़े मीडिया समूह में एक एडिटोरियल पेज पर कुछ कुछ टिप्पणी की लिखा है। क्या लिखा है साहब? लिखा है कि भारत और रूस तो करीब आ रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध शांत नहीं हो रहा है, उसका कारण रूस है। यूक्रेन की कोई गलती नहीं है, यूरोपियंस की कोई गलती नहीं है, अमेरिकन की कोई गलती नहीं है। रूस जो है वो इंपीरियलिज्म को बढ़ा रहा है और साम्राज्यवादी सोच का उनकी रणनीति है और पुतिन एक डिक्टेटर के रूप में यूक्रेन को कब्जा करना चाहते हैं। और रूस और यूक्रेन के बीच अगर युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पुतिन है, रसिया है। मतलब सारी जिम्मेदारी, सारा ठीकरा उन्होंने रसिया के ऊपर फोड़ दिया और पुतिन के ऊपर फोड़ दिया। कौन? जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, ये तीनों गैंग अप हुआ है आजकल अमेरिका के साथ। और ये दो, मैं तो हैरान हूं, जर्मनी की भी बहुत ही डूबियस भूमिका रही है इस मामले में। फ्रांस कब किधर जाएगा कहना मुश्किल है, कि जर्मनी जिस तरह से व्यवहार कर रहा है, क्योंकि सबके पीछे जर्मनी ही है अंततः। ये मैं बताऊंगा किसी अन्य दिन, जब जियोपॉलिटिक्स पर के इन डेप्थ एनालिसिस को सामने लाऊंगा। तब कल भी मैंने आपको इशारा किया था कि इंग्लैंड की जो मोनार्क है, उसका जर्मनी से क्या रिश्ता है, उसका रसिया से भी एक रिश्ता है। कहते हैं कि इंग्लैंड की मोनार्की के ये सब ब्लड रिलेशन में आते हैं, जिसमें रसिया भी है।
और जर्मनी भी है, ये तीनों भाई हैं और ये हजारों साल पुरानी कहानी है ये। वहां से ये चल रहा है ये मामला। लेकिन रसिया के साथ इन्होंने दुश्मनी मोल ले ली है। बीच में अभी जब आप यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा था तो जर्मनी और रसिया दोनों करीब आ रहे थे। जर्मनी रसिया से ऑयल खरीद रहा था, तेल खरीद रही था, लेकिन ये अमेरिका के जो दरोगा हैं, ये जर्मनी पहुंच गए और उनको भी धमकाना शुरू कर दिया कि साहब आप तेल मत खरीदिए, क्योंकि उनको अपना तेल बेचना है। इनको उनको अपना तेल बेचना, उनको अपना हथियार बेचना, उनको अपनी दवा बेचनी है। और उस दवा का भी एक बहुत बड़ा खेल है। भारत से दवा जाती है अमेरिका और अमेरिकन से एक्सपोर्ट करते हैं। बड़ा खेल चल रहा है। लेकिन इस बार जो सैंक्शन लगाया उसमें दवा की फार्मा कंपनी, बहुत बड़ी फार्मा कंपनी जो भारत की थी, कई मिलियन डॉलर का बाजार है उनका, उनके ऊपर भी सैंक्शन लगाया था। खैर उस पर अब मैं अलग से बात करूंगा। अभी तो खाली इस पर बात कीजिए कि ये जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड ने जो आर्टिकल्स में जो रूस को जिम्मेदार ठहराया है, उसको लेकर के रसिया और भारत दोनों नाराज है। दोनों नाराज है और अब फर्क उसको काउंटर करने के लिए रसिया टुडे ने और रसिया टाइम्स ने एक फैसला लिया है। जबरदस्त फैसला। क्योंकि ये जो युद्ध है, आप देखते होंगे कि जो वेस्ट मीडिया है वो रसिया बैशन, चाइना बैशन, इंडिया बैशन, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का बैशन, बल्कि ग्लोबल साउथ के जितने कंट्रीज हैं उनका बैशन करने का इनका धंधा चलते रहता है। और मोस्टली जो मीडिया है दैट इज कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन लॉबी एंड ब्रिटिश लॉबी। ये तो दो लॉबी है, ये सो कॉल्ड एक जो, इसीलिए ब्रिटिश इंग्लिश होता है और अमेरिकन इंग्लिश होता है, जर्मन और फ्रेंच इंग्लिश नहीं होता है। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में भी नहीं पड़ता है आखिर में। लेकिन चूंकि इन दोनों को मिलकर के पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करना है तो ये दोनों मिलते रहते हैं और इन्होंने अंग्रेजी का भी अपना अपना रूप रखा है। ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है, लेकिन ये दोनों इंग्लिश के नाम पर एक हो जाते हैं। तो इधर ये इन दोनों की एक पेट में दर्द शुरू हो गया है और ये दोनों नैरेटिव वॉर भी चलाते हैं। कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि पूरी जो सो कॉल्ड मीडिया जिसको आप कहते हैं, पूरी तरह से एक नैरेटिव के हाथों बिक गई थी, जिसको फार्मा प्रेमिसेस फंड कर रहा था। 419 मिलियन या मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट था जिसमें गेट्स सीधे इन्वॉल्व था, जिसको लेकर के अभी इंक्वायरी चल रही है अमेरिका में, जो एंथनी फॉची और बिल गेट्स के खिलाफ रॉबर्ट एफ कैनेडी पड़े हुए हैं। तो इस सब पर तो मैं अलग से बात करूंगा क्योंकि वो कोविड का मामला है, आपको हमने बहुत पहले बताया। हालांकि अब वक्त आ गया है जब मैं दोबारा कोविड के मामले को आपके सामने लेकर के आऊं, और कोविड का जो मामला था वो जियोपॉलिटिक्स को कैसे हार्म किया है, जियोपॉलिटिक्स को कैसे बदला है। और हमारे प्रधानमंत्री जो समझ नहीं पाए थे, जो बार बार कह रहे थे ग्लोबल न्यू रिसेट न्यू रिसेट न्यू रिसेट, ये न्यू रिसेट उनको समझ में आ नहीं रहा था। आज प्रधानमंत्री के दफ्तर में और प्रधानमंत्री के आसपास मुझे नहीं मालूम कि कौन लोग उनके सलाहकार हैं, लेकिन कोविड के दौरान जो कुछ भी हुआ, अब जाकर के प्रधानमंत्री को इसका भरोसा हो रहा है कि जो क्यूबाइड नेटवर्क कह रहा था वो सही कह रहा था। और उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कोविड के दौरान और अभी एक और मामला चल रहा है, दोनों दौरान वो जेफ एप्स्टीन फाइल्स का, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, कैसे प्रधानमंत्री को फंसा दिया है। कोविड में भी फंसाया और दूसरे फाइल में भी फंसाया। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। 2-3 मैंने आपको बात की, एक तो मोनार्क, जर्मनी, रसिया और इंग्लैंड का क्या रिलेशन है और मोनार्क का क्या रिलेशन है, और कोविड के दौरान जो कुछ भी हुआ और अब जो हो रहा है एप्स्टीन फाइल का, इसका क्या रिलेशन है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। अभी बात कीजिए आप कि ये जो 3 एम्बेसडर हैं, इन्होंने जो लिखा है अखबार में, ये जो नैरेटिव सेट किया है रसिया के खिलाफ कि यूक्रेन युद्ध में रसिया जिम्मेदार है, इसका एक आफ्टर इफेक्ट हुआ है। क्या आफ्टर इफेक्ट हुआ है? मीडिया को लेकर के रशियन मीडिया ने यह तय किया है कि हमें इस लॉबी से, ये अमेरिकन और ब्रिटिश कंट्रोल्ड मीडिया को अगर काउंटर करना है तो हमें अपनी एक मजबूत मीडिया ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी पड़ेगी। और उस दिशा में मामला आगे बढ़ रहा है। रसिया टाइम्स हैविली भारत में अपना ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। रसिया टुडे जो सैटेलाइट नेटवर्क है, उनका टेलीविजन चैनल्स है, वो भारत में अपना नेटवर्क हैविली शुरू करने जा रहा है। और जो लाइक माइंडेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ वो टाई अप भी करेगा, उनके साथ वो कंटेंट शेयरिंग भी करेगा। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये। मीडिया के रेफरेंस में मैं बात कह रहा हूं कि रसिया टाइम्स और रसिया टुडे अगर भारत में सैटेलाइट और प्रिंट और डिजिटल तीनों में
हैविली आता है तो उनका जो नैरेटिव चलता है, जो रसिया के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, भारत के खिलाफ, थर्ड वर्ल्ड के खिलाफ, उनको ये काउंटर करने के लिए रियल न्यूज को सामने लाएगा और उस नैरेटिव को डिबंक करेगा, उनको अंडर द कारपेट मारने की कोशिश करेगा। तो ये फैसला रशिया टाइम्स ने और रशिया टुडे धीरे धीरे ले रहा है और आने वाले में आप दिनों में आप देखेंगे कि रशिया टाइम्स के रिपोर्टर्स आपको भारत के गली मोहल्लों में मिलेंगे। रशिया टुडे के रिपोर्टर्स खाली दिल्ली में नहीं बैठेंगे, भारत के गली मोहल्लों में देखने को मिलेंगे और इस तरह से मीडिया का जो आदान प्रदान है, वो अंग्रेजी में है रशिया टुडे, हालांकि उसका जो मीडिया का जो आदान प्रदान है वो नैरेटिव बिल्ड करने में वर्ल्ड वाइड बहुत सक्षम होगा। तो केवल S100, S400, S500 और M57 नहीं, ये रेलॉस नहीं, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स ही नहीं है, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे डील्स भारत और रसिया कर रहा है। अब परेशानी कहां हो रही है? मौलाना मुनीर को परेशानी है और ट्रंप को परेशानी क्या है? वो जो नूर एयरबेस था ना, जिसका जिक्र मैंने कल आपको किया था ना, नूर एयरबेस पे जो, फिर मैंने कहा आपको, खाली उनके हथियार नहीं है, परमाणु परमाणु हथियार पार्क होने की बात कही जा रही है, जो अमेरिका का परमाणु हथियार है, जो नूर एयरबेस में पार्क है। और नूर एयरबेस के मुहाने पर भारत का अटैक हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और वहीं से भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते खराब हुए, क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि भारत जो भी अटैक करे उसकी जानकारी मुझे दे दें। कौन है आप? दरोगा हैं आप? आपसे पूछ के हम चलेंगे? आपके संरक्षण पर पाकिस्तान में बिन लादेन को मारने के बाद भी आपका जो ऑपरेशन सील हुआ था, आपको मालूम होगा, वो सील कमांडो आया था, रात में आया और बिन लादेन को एबटाबाद में ध्वस्त करके लौटा। आपने बॉडी ली और उसको समंदर में गिरा दिया। किसी ने पूछा आपको? किसी ने नहीं पूछा। तो आप हमारे यहां 26 लोगों की धर्म पूछ करके, जात पूछ करके, नाम पूछ करके बेगुनाहों को मारा गया और हम अटैक न करें और इसकी जानकारी हम आपको दें। हु आर यू? आप कौन है साहब? कौन है आप? वो दिन गए, वो दिन गए। 34 करोड़ की आपकी आबादी है। आप अगर ये सोचते हैं कि भारत को ध्वस्त कर देंगे तो भारत 140 करोड़ का है, पैदल ही आपके यहां पहुंच जाएंगे, नहीं मार पाएंगे आप भारत को। तो आप हैं कौन? हैं कौन आप टेक्नोलॉजी के मामले में? सबसे बड़ी गलती तो हमारे प्रधानमंत्री से हुई कि ये बाइडन गैंग में चले गए थे। हालांकि बाइडन गैंग में चले जाएं या रिपब्लिकन में चले जाएं, मामला कुछ होता नहीं, क्योंकि वहां तो डीप स्टेट ही सब कंट्रोल करता है। दोनों तरफ है डीप स्टेट, रिपब्लिकन में भी और बाइडन में भी। ये दोनों तो सामने में सिर्फ एक कठपुतली है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये सभी कठपुतली हैं, वहां तो रियल प्लेयर डीप स्टेट है। डीप स्टेट क्या है आप सबको मालूम है, अब बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो डीप स्टेट जो है वो परेशान हो रहा है कि मुझे जानकारी दे दीजिए। क्यों दे देंगे आपको जानकारी? कोई जानकारी नहीं मिलेगी और आप कोई चौधरी नहीं है। हमारे डिपेंडेबल अलाय रसिया हैं, इतने वर्ष लंबे वर्ष से रहे हैं, हम उनके साथ अपनी दोस्ती को और आगे बढ़ाएंगे। रसिया के साथ भारत की दोस्ती और पुख्ता हो रही है। मुनीर की हालत खराब है। मुनीर ने सौदा किया था इमरान का, शहबाज के साथ, कि मैं इमरान को फिनिश करूंगा, आप मुझे फील्ड मार्शल से लेकर के सीडीएस बना दीजिए। सीडीएस पर शाहनवाज ने साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी जियो पॉलिटिक्स बदल रहा है, भारत अभी पावरफुल होगा और भारत के सामने अमेरिका घुटने टेकेगा। भारत एक ही चीज से परेशान हो सकता है कि ये जो सॉफ्ट आईटी सेक्टर्स है, जिसमें भारत के दलालों ने, मैं फिर कह रहा हूं और बड़ी मजबूती से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारत के दलाल उद्योगपतियों ने भारत के इंजीनियर्स के भविष्य के साथ 20 वर्ष तक खिलवाड़ करता रहा। उन्हें ऑपरेटर्स बना करके छोड़ा, उन्हें आउटसोर्सिंग मशीन बना करके छोड़ा। इन गद्दारों ने भारत को 50 वर्ष पीछे कर दिया। अगर ये गद्दार ये दलाली नहीं करते और वहां पर बिलियंस डॉलर के खाली रियल एस्टेट में पैसा ना लगाते तो भारत की स्थिति कुछ और होती। आज भारत में जोहो जैसी कंपनी खड़ी है। क्यों? जोहो सर्विस नहीं बेचती है, सर्विस के साथ साथ R&D कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, सॉल्यूशन बेचती है। जोहो सर्विस नहीं, सॉल्यूशन बेच रही है। जो गूगल बेच रही है, जो अमेजॉन बेच रही है, अमेजॉन सर्विस बेच रही है, लेकिन उसके पीछे जो है वो कोई सॉल्यूशन कोई और बना रहा है। तो इसलिए ये जो इंफोसिस, ये जो टाटा, टीसीएस और विप्रो है ना,
इनको आप ये रियल गद्दार हैं, पूरी मजबूती के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, हमारे इंजीनियर्स के साथ खेला है। और मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। मैंने कहा है कि इंजीनियर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। एआई आएगा, नया जॉब लाएगा। अभी गूगल में, बैंगलोर में जॉब जा रहे हैं आईटी सेक्टर से, लेकिन दूसरी तरफ गूगल वाले हायर कर रहे हैं, अगर आपने स्किल को डेवलप कर लिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन कंपनियों को घबराने की जरूरत है। इनके दुकान बंद होने चाहिए, फौरन दुकान बंद होने चाहिए, इस टीसीएस के, इस इंफोसिस के और इस विप्रो के। इन तीनों की दुकानें फौरन बंद हो जानी चाहिए, इनको तबाह हो जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं, इन्हें बंद हो जाना चाहिए। इन्होंने भारत के साथ गद्दारी की है, इन्होंने भारत के इंजीनियर्स के भविष्य को के साथ खेला है। इन्होंने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये इंजीनियरिंग कॉलेज, इनका इन्होंने अंबार बनाया और ऑपरेटर बनाया। 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 पर इन्होंने लिया। और अब जो मिडिल एज जो इंजीनियर्स हैं, जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की तनख्वाह पर हैं, उनको इन्होंने रवाना कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। ये इनकी बेशर्मी है। इन्हें आप इज्जत की निगाह से मत देखिए। इन्होंने देश के साथ सौदा किया है। जोहो जैसी कंपनी देश के लिए काम कर रही है, ऐसी कंपनी की आवश्यकता है। और इसीलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अगर ये जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज हो रहा है, इसमें अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, मैं फिर कह रहा हूं, भारत सरकार को सजग रहना है। टू फार एंड टू क्लोज, इस दोनों में साम्य स्थापित करके चलना पड़ेगा। अमेरिका के साथ टू फार भी नहीं जाना है, रूस के साथ टू क्लोज भी नहीं होना है। उतने ही नजदीकी रखिए जितनी नजदीकी को आप भी पचा सकें, रूस भी पचा सके, दुनिया भी पचा सके। इतनी भी नजदीकी ना हो जाए कि आप अननेसेसरी एक पूरे जियो पॉलिटिक्स में सेंटर ऑफ ये हो जाए, फोकस बन जाए, और फिर आप पूरी दुनिया आपकी तरफ लग जाए। ऐसा भी ना करें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, रशियन, मैं तो अभी इस मौके पर उसका उसका उच्चारण करना ठीक नहीं है, लेकिन जो 3 माफिया कहलाते हैं, उसमें इटालियन, अमेरिकन और कुछ है, आप समझ लीजिए। मैं अभी इस मौके पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। तो इस पर भी भारत को सतर्क रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। भारत को रसिया के साथ डिपेंडेबल अलाय तो हैं, जब भी मौका मिला है रसिया ने भारत का साथ दिया है। इसी के साथ भारत को आगे भी बढ़ना है, हमसे क्लोज भी है, बहुत दूर भी नहीं है। रसिया तो आप पैदल जा सकते हैं, आपको मालूम है, बाई रोड जा सकते हैं आप रूस। तो इसलिए रूस के साथ हमारे संबंध बन सकते हैं, लेकिन सतर्क रहना है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर अगर कोई सौदा हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ये कोशिश करनी है हमें। हम अमेरिका को छोड़ करके रूस के मार्केट बन जाए, ऐसी नहीं बात होनी चाहिए। फ्रांस, अमेरिका को छोड़ करके फ्रांस का बाजार बन जाए, जर्मनी का बाजार बन जाए, इंग्लैंड का तो अब खैर बाजार बनने से रहा, लेकिन फ्रांस और जर्मनी का बाजार बन जाए। हम बाजार नहीं बनेंगे, हम सॉल्यूशन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए हमें, और डिफेंस के भी मामले में और अन्य मामले में भी इसका ख्याल रखना है हमें कि वो कैसे बनेंगे। जो हो हमारा मॉडल होना चाहिए। हमें अपने तकनीशियनों की, हमें अपने इंजीनियर्स की, हमें अपने साइंटिस्टों की जरूरत है। उनके ऊपर आर&डी करनी है, उनके ऊपर पैसा निवेश करना है, उनको खड़ा करना है। तो ये जो रेलॉस का जो समझौता है मित्रों, ये अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा देगा। पाकिस्तान तो कोई देश है ही नहीं, पाकिस्तान तो रोग है, देश है, कटोरा लेके भीख मांग रहा है। उनका वो खत्म हो चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान इज ए लॉस्ट चैप्टर। आप उस पर कोई भी चर्चा करें वो व्यर्थ ही है, तो उस पर ध्यान ही नहीं दें। बस आप जब उनको मौका मिले उनको जाएं, ऑपरेशन सिंदूर करें और आगे बढ़ें। पाकिस्तान पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। असली खिलाड़ी जो दरोगा बन रहे हैं, दरोगा पर चर्चा करने की जरूरत है। और हमको लगता है कि दरोगा आज सदमे में होंगे और विचार कर रहे होंगे कि क्या किया जाए, सोच समझ करके। इसलिए बिनु भय होय न प्रीत, और समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थवान बनिए, सक्षम बनिए, तो आपके दोष भी छिप जाएंगे। अगर आप समर्थवान नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं, तो आपके दोष छिपेंगे नहीं, आपके ऊपर अटैक भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।